आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। महिलाओं को संवेदनशील सीख और सुरक्षा देने के लिए कार्यशाला, सुरक्षा सलाह केंद्र खोले जाने की पहल। कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े अवैध वाहनों को पुलिस ने हटाया, कई वाहन हुए जब्त, कईयों के कटे चालान। जिले भर के दिव्यांग एवं निर्धन लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट, सरकार से सुविधा उपलब्ध करवाने की उठाई मांग। पिता का दोस्त बनकर युवती के साथ हुई धोखाधड़ी, कृष्णगंज थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरी LIC मेरा गौरव अभियान 13 मार्च से देश भर में होगा शुरू, अभियान के निर्देश जारी। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर महिला सखियों के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए कानून की संपूर्ण जानकारी दी गई और अनेक प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक सर्किल पर एक थाने के अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खोला गया है, जिसके तहत दरगाह थाने में गंज और अजमेर उत्तर में कृष्णगंज थाने में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खोले गए हैं, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। साथ ही महिलाओं को जागृत करने के लिए भी कार्यशाला के माध्यम से तमाम जानकारियां दी जा रही है। अक्टूबर माह से प्रत्येक सर्किल पर सुरक्षा सलाह केंद्र खोले गए हैं, जिससे आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण में मार्गदर्शन किया जा रहा है। ये राज्य सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के मद्देनज़र सभी, पहले केवल एक महिला थाने में ही महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खोला गया था। अब प्रत्येक वर्ष सर्किल पे एक थाने के अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खोला गया है। तो जो नए केंद्र खुले हुए हैं, दरगाह थाना में गंज है, दरगाह सर्किल में, अजमेर उत्तर में किशनगंज है, और जो महिला सखी सुरक्षा है उनको प्रशिक्षण देने, उनको कानून क्या है, महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए, उनके बिखरे घर को कैसे जोड़ा जाए, उनके प्रति किस तरह से व्यवहार करना है, उनको परिवार को कैसे जोड़ना है, जो सामाजिक सरोकार है उसको बनाए रखने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनको अक्टूबर में प्रत्येक सर्किल में खोली है। तो चूँकि अक्टूबर से करीब 4-5 महीने हो चुके हैं, तो इनको जो समस्याएं पुलिस से आ रही है या प्रशासन से आ रही है, महिला अधिकारिता विभाग है उससे आ रही है, आमजन से जो आ रही है, तो इनकी जो समस्याएं, कठिनाइयाँ सुन के उनका निराकरण करके इनको मार्गदर्शित करना है कि आगे आपको और क्या स्टेप लेने हैं। इसी के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। शहर में लगातार बढ़ते जाम एवं अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत आज अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में खड़े अवैध वाहनों को जब्त कर उनका चालान बनाया गया। आला अधिकारी के निर्देशन में यातायात पुलिस आज कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अवैध रूप से वाहन पार्किंग में खड़े थे। जानकारी के अनुसार दूर दराज से काम करने वाले लोग अपने वाहनों को कलेक्ट्रेट में खड़ा करके चले जाते हैं। उन सभी वाहनों पर आज कार्यवाही की गई और इस कार्यवाही के दौरान 10 से 12 वाहनों को जब्त कर उनका चालान बनाया गया। आपने ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा 42 द्वारा बताया गया है कि आपको गाड़ी एसओपी लेकर जानी है। वहाँ जो गलत गाड़ी खड़ी है, वहाँ जो सिपाही जो आपको बताएगा उसके आधार पर आपको गाड़ी उठा के लेकर कहाँ पर करी कार्रवाई कलेक्टेड कर। मतलब कितने वाहन गए? कितने वाहन गए? अभी 5 वाहन उठाए हैं सर। बिल्कुल चल रहा है सर। अजमेर जिले के आसपास के गांवों में रहने वाले सभी दिव्यांग एवं निर्धन लोग आज एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे एवं सरकार द्वारा दी जा रही दिव्यांग जन सुविधा उपलब्ध करवाने की अपील की। गांव से आए सभी दिव्यांग जनों ने एक जानकारी देकर बताया कि उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, जबकि सरकार द्वारा दी जाने वाली आवास सुविधा में उन्होंने अपना पंजीकरण भी करवाया हुआ है। इसके बावजूद भी उन्हें रहने के लिए मकान नहीं दिए जा रहे हैं और न ही सरकार द्वारा कोई लाभ उन्हें मिल पा रहा है। वहीं एक विकलांग महिला ने बताया कि वह 25 सालों से अपने पीहर में रह रही है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई मकान नहीं है। एक बेटा था, वह भी गुजर गया और पति आए दिन शराब में धुत रहता है और उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके चलते मजबूरन उसे पीहर में रहना पड़ रहा है। इसी के चलते आज सभी एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने की मांग की। रहने वाली और हम 4-5-7-8 जने आए, विकलांग है सब। हमें नहीं तो कुछ नहीं हो रही है, गाँव में नहीं कुछ हो रहा है और हमारे घर की भी बहुत आवश्यकता है। घर भी नहीं बना कर दे रहे कोई भी। और हमने कई जगह आर्बित्र सब पर वो की थी, सरपंच को भी बार बार गए थे, लेकिन कोई किसी ने हमारी सुनाई नहीं की थी। और मैं 5 साल हो गए, मेरी एक लड़की है, तलाकशुदा हूँ मैं, और उसका खर्चा भी नहीं उठा पा रही हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं। आज मैडम से मिले आप? हाँ, बोला तो मैडम ने कि हम अभी करेंगे और आप यहीं रुको, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे।
उम्मीद तो है लेंगे वो मम्मी पापा है तब तक तो मेरा है, और मम्मी पापा जाने के बाद फिर मेरा कोई सहारा नहीं है। तलाक किस मामले में हो गया? मेरा पति बहुत मतलब ऐसा है कि वो मेरे को कहीं जाने नहीं देता है, घर के अंदर कूटता मारता है, बोलता है कि तू कहीं भी नहीं जाएगी, घर में रहे, और बाहर से लॉक करके फिर जाता है कहीं जाता है, तो इसलिए फिर मैंने तलाक हो गए। इस सिचुएशन की वजह से तो उसने तलाक नहीं दी? नहीं, इसकी वजह से नहीं दिया, और वो बोलता भी है कि ऐसी लंगड़ी लगुई लेकर मैं क्या करूँगा, ऐसे वैसे बहुत गाली देता है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उसकी। ससुराल मेरा मकराना है। कितने लोग करीब आपके साथ में? 10 लोग हैं मेरे साथ में। सब विकलांग हैं। सभी को ये समस्या है? सभी को यही है घर की, और मेरे को ना 2 साल हो गए स्कूटी के फार्म भरे हुए। स्कूटी का फार्म भरा हुआ 1-2 साल हो गए मेरे को, अभी तो कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई बोलता कल आएंगे परसों आएंगे ऐसे बोलते हैं, आ जाएगी आ जाएगी। मेरा नाम लाक्सरी का रहने वाला हूँ। ना तो हमारे घर है ना लाइट है, हम कच्चे घर में रह रहे। पेंशन आती है और अनार का पैसा। इससे पहले कोई शिकायत की आपने? खूब कर ली शिकायत, 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल परिवार में 6 आदमी हैं सर। सभी बोलना यही है सर। हाँ यार, मैं 25 साल से पियर में रह रही हूँ, और ब्यावर मेरा ससुराल है। आदमी शराब पी के एक लड़का और एक लड़की थी, तो लड़की तो ससुराल चले जावे, लड़का गुजर गया और आदमी ने छोड़ रखा है। तो 25 साल से पीर में रह रही हूँ, और मैं विकलांग हूँ। मेरे कोई कमाने वाला नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरे को घर चाहिए। पहले दो सरपंच ने जाके सामने कराया 2 बार आवेदन, कोई सुनाई को नहीं। फिर आज कहाँ आ जाए? आज कहाँ पर आया? यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस। क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? कहाँ कोशिश करेंगे मकान के। मैं गांव नासम का रहने वाला हूँ, और मैं ये मकान के लिए आया हूँ। भाई हमारे रहने के लिए मकान नहीं है। सरपंच पास जाते हैं तो सरपंच बोलता है भाई मेरे क्या फंड से दूँ क्या दे, सुना ही नहीं करते। कागज़ फार्म भी भरा हुआ है, पास हुआ है, लेकिन उसको दबा दिया इस कागज़ को। ये मेरे को कलेक्टर साहब के पास आया बोलने के लिए। कितना टाइम हो गया परिवार? कम से कम मेरे को हो गया 15 साल हो गए। अभी तो कुछ भी निर्णय नहीं। परिवार में कितने सदस्य हैं? एक मेरी मिसेज है, वो भी विकलांग है। एक लड़का एक लड़की है, पालन पोषण करते हैं, पेंशन मिलती है, पालनार के पैसे मिलते हैं, जिससे पालन करते हैं। रहने के लिए मकान तो चाहिए, सरकार रहे। भैया और भी आस पास के गाँव वाले हैं क्या? हाँ, ये है ना वाले काम। करीब 5-7 जने हैं, सब विकलांग। अभी मैडम से मिले, मैडम ने क्या बोला? मैडम बोला कि अभी भेटो, अभी आपका काम कर देंगे, ये बोला। अजमेर के वैशाली नगर निवासी एक युवती से हजारों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ठग ने पिता का दोस्त बनकर युवती के साथ 95,000 रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया। पीड़ित युवती ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार वैशाली नगर निवासी अमीशा गर्ग ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉलर ने कहा कि उनके पिताजी ने उनका नंबर दिया है और वह उनके दोस्त अनिल बोल रहे हैं, और कहा कि उनके पिताजी को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, वह आपकी गूगल पे पर वॉलेट में कर दिए गए हैं, जिसका मैसेज आ गया होगा। पीड़िता ने बताया कि उसने झांसे में आकर कॉलर को पिता का दोस्त समझकर कहा कि गूगल पे वॉलेट एक्टिव नहीं है। इसके बाद कॉलर ने उसे पैसे वापस भेजने के लिए बोला। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कॉलर के कहने पर उसने पहले रोहित कुमार के अकाउंट में 35,000 रुपए और बाद में एक अन्य अकाउंट पर 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब पीड़िता को पता चला कि उसके साथ 95,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है, तो तुरंत इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गर्ग डॉटर ऑफ संदीप गर्ग निवासी वैशाली नगर अजमेर की, उन्होंने बताया कि दिनांक 12/2/2024 को 9:40 AM पर एक फ़ोन आया और कहा कि आपके पापा ने आपका नंबर दिया है, मैं अनिल बोल रहा हूँ, मुझे आपके पापा को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और गूगल पे पर वॉलेट कर दिए हैं, उसका मैसेज आ गया है। तो मैंने कहा कि वॉलेट एक्टिव नहीं है, तो गूगल पे पर उन्होंने कहा कि मुझे रुपये वापस भेजो। तो मैंने 9:44 AM पर 35,000 रुपये रोहित कुमार को और 9:46 पर 60,000 रुपये जीवाजी सीरिया के नाम भेज दिए। मतलब मेरे साथ कुछ 95,000 की धोखाधड़ी हुई है। सर ये क्या पहचान के हैं दोनों जने या अज्ञात? सर इसके पास फ़ोन आया अचानक, इसने खुद का
अकाउंट भी चेक नहीं किया कि मेरे पास पैसे आए या नहीं आए। मैं अपने पापा से बात की कि उनके पास पैसे आए या नहीं आए। उन्होंने फ़ोन किया और उनकी बात पर विश्वास करके उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये दो अमाउंट बता रही है, एक तो 35,000 और एक 60,000, कुल 95,000 का अमाउंट बता रही है। कहाँ की रहने वाली है परिवार? ये परिवादिया है केशव नगर, वैसल नगर, अजमेर की। ये 420 में हुआ है, 420 IPC में। आज मंडल कार्यालय में NZIEA के मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 मार्च को AIIEA के द्वारा मेरी LIC मेरा गौरव बनने का आह्वान किया गया है, जिसके अंतर्गत मंडल कार्यालय अजमेर को 4500 पॉलिसी करने का लक्ष्य दिया गया है। वही मंडल समिति अजमेर ने आज एक बैठक आयोजित कर 5100 पॉलिसी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत समस्त शाखा कार्यालयों को उनका पॉलिसी करने का बजट शीघ्र ही कर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की जाएगी। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर यह हैदराबाद की संपन्न हुई ऑल इंडिया सेक्रेटरीट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि माई LIC माई प्राइड, मेरी LIC मेरा गौरव बिग बिजनेस डे मनाया जाए, जो कि हमारा कम आज से ही चालू हो गया ये बिजनेस डे। इसमें हमको उत्तर क्षेत्र को 75,000 पॉलिसियों करने का टास्क दिया गया, जिसमें हमारे अजमेर मंडल को 4,500 पॉलिसियां करना है, जो हम कर्मचारी साथियों को, अधिकारियों और कर्मचारी साथियों को करना है मिलकर। विशेषकर हम इसमें हमारी फील्ड फोर्स, हमारे अधिकारीगण और उनका सहयोग लेते हुए अजमेर के सभी संस्थानों में पहुंचने का काम करेंगे और लोगों को समझाने का काम भी करेंगे कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट है और इसके क्या क्या फायदे हैं। और यह कोशिश रहेगी कि जो हमारे को उत्तर क्षेत्र की तरफ से जो 4,500 पॉलिसियों का टास्क मिला, उन टास्क को हम पूरा कर हमारे अजमेर मंडल का गौरव बढ़ाएं। और इसमें पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हर क्षेत्रीय इकाइयों को अपने अपने टास्क दिए गए। उसी के साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जो इस देश का सबसे बड़ा सशक्त वित्तीय संस्थान है, जो इस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें ये हमारा प्रयास भी बहुत ही शानदार रहेगा और हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और हमारे संस्थान को तरक्की की ओर ले जाएंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के चंद्रप्रदाई नगर स्टेडियम में आज जय झूलेलाल प्रीमियम लीग क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया गया, जिसमें महापौर ब्रजलता हाड़ा द्वारा मैच का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि यह झूलेलाल प्रीमियम का 6ठा संस्करण है और इसमें 2 टीमों को विभाजित किया गया है और इसमें अजमेर के सभी सिंधी खिलाड़ियों द्वारा खेला जाएगा। टूर्नामेंट संयोजक अनिल ने जानकारी देकर बताया कि प्रतिवर्ष करवाए जाने वाले इस टूर्नामेंट का इस बार लाइव रिकॉर्ड रखा गया है, जिसमें सभी लोगों द्वारा इस मैच को लाइव देखा जा सकता है। वहीं इस मैच में एक प्रोफेशनल अंपायर को हायर किया गया है, जिससे कि टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के साथ निष्पक्ष निर्णय किया जा सके। साथ ही जो भी इस टूर्नामेंट में विजय रहता है उसे 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सेकंड रनर अप आने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपए सहित ट्रॉफी भेंट की जाएगी और इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले सभी खिलाड़ियों को 500 रुपए नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट को लगभग 8 स्पॉन्सर्स की तरफ से इस मैच को आयोजित करवाया गया है। झूलेलाल प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन माननीय महापौर महोदय द्वारा आज किया गया है हमारे यहाँ पे। यह टूर्नामेंट सारे के सारे अजमेर के सिंधीज के द्वारा खेला जा रहा है। हर साल ये टूर्नामेंट करवाया जाता है। प्रथम बार यह है कि हमने इस बार इस चीज़ का लाइव रिकॉर्डिंग रखा है। आप किसी भी जगह जाके क्रिकेट हीरोज़ पर जाके इसको लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे द्वारा प्रोफेशनल एम्पायर का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हम किसी भी टूर्नामेंट के जजिंग को सही कर सकें। इसके साथ साथ हमारे जो टूर्नामेंट की फर्स्ट टाइम हमने ये रखा है कि टूर्नामेंट के विनर्स को हमारे 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 21,000 रुपये के नगद पुरस्कार के साथ हमको जो सेकंड रनर अप रहेगा उसको दिया जाएगा। साथ ही हमारे द्वारा यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज़ और बहुत सारे अवार्ड्स की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें 21,000 रुपये की राशि के साथ ट्रॉफी जो मैन ऑफ द सीरीज को प्रदान की जाएगी, 1100 रुपये के साथ मैन बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को दिए जाएंगे और उसके साथ ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मैच में हमारे द्वारा 500 रुपये की नगद राशि तथा नगद राशि के साथ साथ ट्रॉफी का इंतजाम मैन ऑफ द मैच के लिए भी किया गया है। हमारे यहाँ पे 8 जनों की स्पॉन्सर टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 8 जनों की ऑर्गेनाइजिंग टीम द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट को कराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हमें बहुत सारे लोगों का, हमारे सिंधी समाज के लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ 19 से 20 लोगों ने हमें यहाँ पे समर्थन दिया है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार से हमारे 8 टीमें हैं जो हमारे यहाँ पे आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 ग्रुप में हमने इनको बांट के और पूरे टूर्नामेंट को करवाने की व्यवस्था की गई है। पहला मैच साईनाथ के क्लब और पृथ्वीराज क्लब के खिलाफ खेला जा रहा है, क्योंकि साईनाथ क्लब लास्ट टूर्नामेंट की विजेता थी, इसलिए प्रथम मैच उन्हें दिया गया है। साथ ही ड्रॉ निकाल के इस पूरी की पूरी टूर्नामेंट की रूपरेखा तैयार की गई है। जय झूलेलाल। हर साल की बात ही इस साल भी झूलेलाल प्रीमियर लीग करवाया जा रहा है। 5 सीजन हो चुके हैं हमारे, ये 6ठा सीजन हम करवा रहे हैं। झूलेलाल प्रीमियर लीग सिंधी समाज की तरफ से जो करवाया जाता है वो वाला टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से आज उद्घाटन मैच हुआ है। उसमें साईनाथ क्लब और पृथ्वीराज क्लब का मैच हो रहा है, अभी वो पहला मैच। और आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा, उनके कर कमलों द्वारा हमने आज उद्घाटन करवाया था। वो हमारे चीफ गेस्ट थे आज। ये सारा टूर्नामेंट चंद्रप्रदाई स्टेडियम में करवाया जा रहा है अजमेर में। कितने दिन चलेगा ये 8 दिन टूर्नामेंट चलेगा। 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ए और बी में 4-4 करके बांटा गया है। दोनों में से जो टॉप 2 रहेंगे वो सेमीफाइनल खेलेंगे 19 तारीख को और 20 तारीख को इसका मेगा फाइनल खेला जाएगा। सूखाग्रस्त होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सोमवार शाम सभी किसान व उनके नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और किसानों के साथ हुई फसल को लेकर हुए नुकसान और मुआवजे की मांग की और सरकार द्वारा दिए गए सभी जिलों में क्लेम की रिपोर्ट चेक करवाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान रामपाल जाट महापंचायत ने जानकारी देकर बताया कि इस वर्ष खेती में फसल खराब होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे अजमेर जिले की अराई तहसील में हुई खराबी की रिपोर्ट तैयार नहीं कराने से किसानों को सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गत वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों का प्रीमियम काटा गया और जिनकी फसल खराब होने पर भी सरकार द्वारा क्लेम नहीं दिया गया, उस नुकसान में
में गांव वालों ने ही नुकसान हुई फसल का क्लेम दिया है। इसी पक्षपात और भेदभाव के चलते किसानों में आक्रोश बना हुआ है और इस संबंध में किसानों की ओर से कृषि आयुक्त जयपुर को भी निरंतर आगाह किया जा रहा है एवं बीमा कंपनियों से जवाब भी मांगा गया था, किंतु बीमा कंपनियां संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं। इसी संबंध में सभी किसान और किसान नेता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों के साथ किए जा रहे भेदभाव पर विचार विमर्श कर सभी मुआवजे की रिपोर्ट देने की मांग की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों से प्रीमियम लिया गया उनका क्लेम नहीं मिला। दूसरा विषय, आपदा राहत कोष के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में अभावग्रस्त घोषित करने का जो क्षेत्र है वो सही रूप से आकलन उसका नहीं हुआ, इसलिए अनेक जगह वो बच गई जिनको मुआवजा नहीं मिलेगा। जैसे अराई तहसील पूरी को छोड़ दिया जहां आपदाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो आपदाग्रस्त घोषित किया जाए, ये हमारी दूसरी बात थी। और ये दोनों चीज़ें जो कलेक्टर स्तर की बात थी उस पर सारा जो रिकॉर्ड है अब आप हमको मिलेगा विदिन 7 डेज, 1 सप्ताह में हमको मिल जाएगा। हम भी उसकी स्टडी करेंगे, ये भी स्टडी करेंगे। फिर जो यहाँ के अलावा जो राज्य स्तर के विषय हैं उन पर कलेक्टर साहब पत्र लिखेंगे राज्य स्तरीय वार्ता के लिए। राज्य स्तरीय वार्ता होगी, उसमें फिर जो वहाँ के विषय है वो वहाँ डिसाइड होंगे। ये पहली वार्ता हुई हमारी तहसीलदार और SDO स्तर की, दूसरी वार्ता हुई कलेक्टर स्तर की, तीसरा वार्ता होगी राज्य स्तर की। तो ये लोगों को वंचित नहीं होना पड़े न्याय से, उसके लिए जो आज हमने ट्रैक्टर मार्च शुरू किया था, ट्रैक्टर कुछ शुरू किया था, आज हमारे सारे ट्रैक्टर भी वहीं हैं अराई में ही। अब आगे की हम रणनीति बनाएंगे ये सब रिपोर्ट मिलने के बाद। लेकिन जो आंदोलन देश भर में MSP का चल रहा है उसमें हम लगातार भागीदारी करेंगे, कूच करेंगे। उसके लिए अभी हमारा कल 12 ज़िले में मीटिंग है, फिर बूंदी ज़िले में है, फिर टोंक में है, और टोंक से भी 21 तारीख को 2500 से ऊपर ट्रैक्टर रवाना होंगे जयपुर के लिए। ये सब काम हमारे चलते रहेंगे। इसलिए MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये हम सब की 2010 से हमारी लड़ाई है, जो दूदू से शुरू हुई, और दूदू से शुरू हुआ आंदोलन आज देशव्यापी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। उसके लिए हमारा आंदोलन चलेगा। इसलिए यहाँ का जो विषय था वो अभी हमने फिलहाल इसलिए स्थित किया कि एक बार यहाँ की सारी रिपोर्ट मिल जाए, हम पढ़ लें, उनमें न्याय होता है फिर आगे बढ़ेंगे। राज्य स्तरीय वार्ता में सकारात्मक बात होती है तो उसमें आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये जो हमारा स्टैंड है ये लगातार इसी ढंग का रहेगा जैसे आज मिले हैं क्या आश्वासन? आज उनसे पूरा 1 घंटा वार्ता हुई दोनों विषयों के संबंध में। उनकी ओर से उन्होंने बात बताई, हमारी ओर से हमारी बात बताई, और हमने कहा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो सारा डेटा आज है सरकार के, वो हमें उपलब्ध कराओ, तभी बात कह सकेंगे। और हमने उनको हमारी तरफ से दे दिया। इसलिए एक बार उनकी तरफ से डाटा आने के बाद में, उनकी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में फिर अगली मीटिंग होगी यहाँ की, और फिर होगी राज्य स्तरीय। उन दोनों मीटिंगों में क्या निष्कर्ष आता है उस पर निर्भर करेगा आगे की रणनीति। अजमेर में आज नेवी के पूर्व सर्विसमैन की तमाम परेशानियों को सुनने एवं सभी 80 वर्षीय पूर्व सर्विसमैन को सम्मानित करने के लिए नेवी कमांडर दशरथ आज अजमेर पहुंचे। इस दौरान कमांडर दशरथ द्वारा सर्विसमैन की पेंशन से लेकर घरेलू सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई एवं वीरांगनाओं और विधवाओं को भी सम्मानित किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर ने जानकारी देकर बताया कि कमांडर दशरथ द्वारा इससे पूर्व राजस्थान के 17 जिलों में विजिट की जा चुकी है और प्रतिवर्ष नेवी की ओर से हर क्षेत्र में जाकर तमाम सैनिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया जाता है। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर कर्नल बेनीवाल सेवानिवृत्त कमांडर दशरथ शौर्य चक्रा, जो नेवी के कमांड रेजिमेंटल सिस्टम ऑफिसर सेंट्रल हैं, का अजमेर आने पे स्वागत करता हूँ। साहब का जो मेन उद्देश्य है वो यहाँ पर जो हमारे नेवी के एक्स सर्विसमैन हैं उनकी समस्याओं को सुनना, पेंशन, पारिवारिक कोई भी जो समस्या है उसका ज्ञान लेना और उसका समाधान करना, एवं नेवी के द्वारा जो अपने एक्समैन के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो करंट पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में इनको अवगत कराना। इसके अलावा जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं नेवी के, जो 80 वर्ष से ज़्यादा हैं, उनको नेवी की तरफ से सम्मान करना एवं वीरांगनाओं और विधवाओं का
सम्मान करना, उसके लिए साहब पधारे हैं। साहब इससे पहले राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्टों में और जा चुके हैं और हर साल नेवी की तरफ से आके हर जगह समस्याओं को सुनते हैं। इनका अगला यहाँ से ये डीडवाना जाएंगे। धन्यवाद सर। करीब कितने लोग गए? हैं जी, कितने लोग हैं? उनका रिटायरमेंट पे करीब यहाँ 100 आदमी हैं जी। अब विभाग में 5 आई हैं। सम्मान करेंगे। हाँ, ये अभी करते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज अजमेर के जीएलएन मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जीएलएन मेडिकल कॉलेज का समस्त स्टाफ, इंटर्न्स, डॉक्टर्स आदि उपस्थित रहे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जयपुर की डिप्टी डायरेक्टर प्रज्ञा सिंह नरूका ने जानकारी देकर बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ICD-10 कोडिंग का बेहतर उपयोग करना है, जिससे डेटा क्वालिटी, नीति निर्माण, अनुसंधान करने व हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार हो सके।
आज ये वर्कशॉप हम जेएलएन मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ICD-10 कोडिंग पे हम आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जयपुर से हम लोग हैं। और हम ये ICD-10 की वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो भी स्टाफ है, इंटर्न्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, HODs हैं और MRD डिपार्टमेंट में जो ICD-10 कोडिंग इतने टाइम से यूज़ हो रही है वो और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ, जिससे डेटा क्वालिटी इंप्रूव हो पाए और हमारा कंट्री का ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्रूव हो पाए और हम अच्छे से पॉलिसी मेकिंग कर पाएँ और रिसर्च एनालिसिस अच्छे से कर पाएँ। ICD-10 कोडिंग से जो है एक यूनिफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्म स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड वेरियस हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स का एक यूनिफॉर्म कोडिंग करते हैं, जिससे हमारा एक डेटा क्वालिटी इंप्रूव होता है, जिससे हम इजीली एक्सेस हम डेटा को कर सकते हैं और पॉलिसीज़ में ये बहुत यूज़फुल रहता है। कितनी चलेगी? ये हाफ डे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हम यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जेएलएन मेडिकल कॉलेज का पूरा स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। सुधाबाई में स्थित गया कुंड में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भूत प्रेत मुक्ति मेला भरा गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान किया तथा अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान भी किए। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात गया कुंड में निवास करती हैं। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा ने पद्म पुराण में कहा है कि यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस कुंड में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली, तभी से इस पावन कुंड पर लोगों का विश्वास बढ़ गया है। चतुर्थी मंगलवार है, इसको अंगीर का तिथि कहते हैं। भगवान श्री राम ने यहाँ पे पिंडदान दिए थे, तब उन्होंने यहाँ पे वचन दिया था कि आज जैसे मेरे पिता राजा दशरथ की यहाँ पे मुक्ति हुई है, जैसे ही कलयुग में कोई गया जी न जा करके यहाँ आकर के आज के दिन कर्म कर लेगा, उसको वही फल की प्राप्ति है। स्नान का, पिंडदान का, नारायण बलि का, इसमें जो है जैसे देव दोष हो जाते हैं, पितृदोष हो जाते हैं, ये चीजें यहाँ पे ऊपर आत्मा का प्रेत आत्मा है, जैसे अकाल गति गया हुआ जीव प्राणी है या कोई भी असभ्य चीज चली जाती है, जिसकी वासना रह जाती है, वो प्रेत हो जाता है। वो घर में कोई भी प्रकार का कार्य नहीं होने देता है, शुद्ध कार्य नहीं होने देता है, जिसके विवाह मंगलिक कार्य में व्याधा हो, पारिवारिक बाहरी व्याधा हो, ये सब यहाँ पे मिलता है। श्री देवनारायण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रातः 11 बजे वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर से किया जाएगा, जो कि बजरंगगढ़ चौराहा, नया बाजार, मदार गेट, केसरगंज चौराहा और रामगंज होते हुए उबड़ा का देवरा ब्यावर रोड पर जाकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में भगवान देवनारायण जी की झांकी के साथ साथ विभिन्न झांकियां भी सजाई जाएंगी, जो कि शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण होंगी। इसके अलावा भगवान देवनारायण व काला गोरा भैरव जी की ज्योत पूरी शोभा यात्रा में साक्षात रहेगी, जिस पर किसी प्रकार की नगद राशि स्वीकार्य नहीं है। विष्णु अवतार भगवान देवनारायण के 1112वें जन्म उत्सव पर गुर्जर समाज की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 16 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे इसी मंदिर से, मतलब देवनारायण मंदिर वैशाली नगर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो उबड़ा का देवरा ब्यावर रोड पर पहुंचेगी। शहर के विभिन्न स्थानों पर इस यात्रा का स्वागत होगा। ये इस यात्रा में भगवान देवनारायण की ज्योत और अगवानी के रूप में काला गोरा भैरव की ज्योत चलेगी। और जो काला गोरा भैरव की ज्योत है, ये सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों को हरने वाली है। और जो हमारे भगवान देवनारायण की ज्योत है, ये सुख समृद्धि प्रदाता है। तो मेरा निवेदन है कि सभी पधारें, ज्योत के दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। 16 फरवरी 2024 को माघ सुदी सप्तमी भगवान देवनारायण का 1112वां जन्मोत्सव है। इस अवसर पर मैं अजमेर नगर के सभी वासियों से विनम्र निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि शोभा यात्रा निकल रही है। इस शोभा यात्रा में भगवान देवनारायण की ज्योत होगी, इसमें हमारे काला और गोरा भैरव की ज्योत होगी और उसके साथ में 1112 किलो का दूध में बनी हुई प्रसाद का वितरण होगा। इसे शहरवासी आएँ, इस आध्यात्मिक जो यात्रा है इसका लाभ उठाएं। साथ ही अगर किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट है तो उसके निवारण के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सभी नगरवासियों से इस यात्रा का खुले दिल से स्वागत करने के साथ ही एक निवेदन करता हूं कि पधारें और धर्म लाभ कमाएं। भगवान गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण के 1112वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 16 फरवरी को जो है
हमारे गुर्जर समाज की ओर से सबकी स्वेच्छा से जो है हमारे भगवान जो हमारे इष्ट है गुर्जर समाज के, उनकी एक जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 1112वां जन्मोत्सव है भगवान देवनारायण का। तो 1112 किलो के दूध की एक केसर युक्त जो है खीर प्रसाद के रूप में उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर पर वितरित की जाएगी। उसके अलावा वैशाली नगर पे भी 501 किलो दूध की खीर यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण की जाएगी। और इसके साथ ही जगह जगह पर व्यापारिक संघ, अजमेर के जितने भी व्यापारिक संघ हैं उनकी ओर से शहरों में विभिन्न जगह जगह हर मार्ग पर जो है गुर्जर समाज के जो भगवान आराध्य देवनारायण भगवान हैं उनके जन्मोत्सव के पावन पर्व पर जगह जगह पुष्प वर्षा करके हमारे देवनारायण भगवान की जो है जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे समाज के साथ में मनाया जाएगा। और हमारे आराध्य हैं भगवान देवनारायण, इनके पावन जन्मोत्सव के पावन पर्व पर एक विशाल धार्मिक शोभा यात्रा वैशाली नगर से उबड़ा का देवरा तक जाएगी, जिसमें हमारे जो है देवी देवताओं की झांकियाँ होगी। देवनारायण भगवान, सवाई भोज महाराज, इनकी माता श्री साधु माता जो कमल पुष्प, जो हमारे जो आराध्य देव है भगवान देवनारायण जिन्होंने कमल पुष्प के अंदर अवतार लिया था, उनकी झांकी विशेष रूप से होगी। और उसके अलावा एक विशेष जो है झंडा, भगवान देवनारायण का विशाल झंडा होगा और एक विशाल ज्योत जो है उसमें चलेगी। और हमारे जो समाज के जो महंत है भोपा जी हैं, उनके जो है 5 दिन पूर्व इनके विशेष रूप से एक मंत्रोच्चार और एक सिद्धि के माध्यम से जिस भी समाज बंधु को या अन्य समाज बंधु को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट है तो वो इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के उस ज्योत की परिक्रमा करके अपने शारीरिक व मानसिक कष्टों की मुक्ति पा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से हमारे समाज के जो महंत जी हैं, भोपा जी हैं, उनके द्वारा 5 दिन पूर्व ही इसकी विशेष सिद्धि व मंत्रोच्चार के माध्यम से एक हम भगवान से देवनारायण जी से ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे जो लोक देवता हैं भगवान देवनारायण, उनकी जो धर्मपत्नी थी जिन्होंने पीपल दे, जो रानी पीपल दे थी, उनको कोढ़ था और भगवान देवनारायण ने नीम के पत्तों से उनका कोढ़ झाड़ा था। उनको मतलब जो कोढ़ की जो रोग था, उस रोग को उन्होंने नीम के हरे जो नीम के पत्ते हैं उनसे उनका इलाज किया था और उनके कोढ़ को ख़त्म किया था। तो जो है गुर्जर समाज जो है आज भी जो है भगवान देवनारायण साक्षात है, जो उनकी ज्योत की परिक्रमा करेगा तो उनको मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और आज भी जो हमारा मालासेरी, जहाँ पर भगवान ने कमल पहाड़ को पाड़ करके जो अवतरित हुए थे, वहाँ पर आज भी वहाँ पर नीम का पेड़ जो है स्थापित है। अभी पूर्व में जब मोदी जी वहाँ पर आए थे तो हमारे जो मालासेरी के भोपा जी हैं आदरणीय हेमराज जी पोसवाल द्वारा एक पत्ता वहाँ पर मीठा नीम का पत्ता रहेगा और एक कड़वा निकलेगा। वहाँ पर जो है आज भी मौजूद है साक्षात नीम देवता, जो हम नीम नारायण, भगवान देवनारायण जो है वो नीम नारायण की पूजा करते हैं। आज भी गुर्जर समाज के अंदर नीम को जो है जलाया नहीं जाता है, नीम की पूजा की जाती है। उसी तर्ज पर आज हम सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि 16 फरवरी को आप सभी समाज बंधु व अन्य समाज के जो धर्मावलंबी है उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस धार्मिक विशाल शोभा यात्रा में शिरकत करें और आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक रोग है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इस शोभा यात्रा में जरूर पधारें। देवनारायण मंदिर पर जो 16 तारीख को यात्रा निकल रही है उसमें माकड़वाली गांव, चाचावाद और आसपास के गुर्जर समाज के लोग यहाँ से देवनारायण झांकी के द्वारा यहाँ से रवाना होंगे। क्या अपील करेंगे इसको लेकर आप? इसी के समाज और जो भी बंधु हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पुण्य लाभ कमाएं इस यात्रा में शामिल होकर। दिनांक 16 फरवरी को अजमेर देवनारायण, विष्णु का अवतार देवनारायण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसका उपलक्ष्य में अजमेर के वैशाली नगर से रामगंज उबड़ा देवरा तक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उसमें वैशाली नगर जो धड़ा है, वहाँ के जो जितने भी गुर्जर समाज के लोग हैं उनकी तरफ से हर घर से दूध आएगा, उससे यहाँ खीर बनेगी और उससे प्रसाद वितरण होगा। मैं अजमेर वासियों से सभी से निवेदन करूँगा, आसपास के ग्रामीणों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, पधारें और देवनारायण भगवान की शोभा यात्रा का मान बढ़ाएं और धर्म लाभ अर्जित करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।